गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पोदार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एथेन में सरूपणीय समावयवता के बारे में बात करी। आज हम लोग चक्रीय यौगिकों में सरूपण समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। चक्रीय यौगिकों में सरूपण समावयवता मुख्यतः हम लोग साइक्लोहेक्सेन में पढ़ते हैं। साइक्लोहेक्सेन की अगर बात की जाए तो साइक्लोहेक्सेन जो है उसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि 6 कार्बन की एक चक्रीय वलय होती है जिसमें प्रत्येक कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे जो कार्बन है उस कार्बन का संकरण है sp3। sp3 संकरण होने के कारण बंध कोण का मान जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इस रिंग में ये जो बॉन्ड है और इस बॉन्ड के बीच जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 120 डिग्री इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जबकि कार्बन का संकरण sp3 होने के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। इस वजह से इस वलय में तनाव उत्पन्न हो जाता है और तनाव उत्पन्न होने के कारण जो साइक्लोहेक्सेन है वह 2 सरूपणों के रूप में पाई जाती है। एक है कुर्सी रूप और दूसरा है नौका रूप। अगर हम लोग बात करें तो यह जो सरूपणीय संरचना है इसे हम लोग बोलते हैं कुर्सी रूप। कुर्सी रूप, चेयर फॉर्म। और एक दूसरा सरूपण इसका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नौका रूप। नौका रूप, बोट फॉर्म जिसको हम लोग कहेंगे। देखिए साइक्लोहेक्सेन जो है उसमें 2 प्रकार के हाइड्रोजन पाए जाते हैं। कौन कौन से, देखिए हम लोग पहले इनको यहाँ लिखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन की जो स्ट्रक्चर हम लोग लिख रहे हैं उनमें हमें टोटल 12 हाइड्रोजन परमाणु लगाने हैं। इनमें से 6 हाइड्रोजन परमाणु जो हैं वो ऐसे होते हैं जो अक्ष पर होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एक्सियल हाइड्रोजन परमाणु, और 6 हाइड्रोजन परमाणु ऐसे होते हैं जो निरक्षीय विषुवतीय, जिनको या फिर हम लोग भूमध्यीय भी बोल सकते हैं, यानी कि ये होते हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन ऐसे होंगे जो एक्सियल पोजीशन पे होंगे और 6 हाइड्रोजन ऐसे होंगे जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे। हर एक कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशन पे होगा और दूसरा हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। देखिए हम लोग सबसे पहले जो एक्सियल हाइड्रोजन है उनको ड्रॉ करते हैं। एक एक्सियल हाइड्रोजन परमाणु ये, ठीक है, दूसरा एक्सियल हाइड्रोजन परमाणु ये, तीसरा एक्सियल हाइड्रोजन परमाणु ये, चौथा एक्सियल हाइड्रोजन परमाणु ये, 5वां एक्सियल हाइड्रोजन परमाणु ये और 6ठा एक्सियल हाइड्रोजन परमाणु ये। 6 हाइड्रोजन परमाणु ऐसे हैं जो एक्सियल यानी अक्षीय स्थिति में हैं। हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हर दूसरे कार्बन के ऊपर ग्रुप्स जो है हाइड्रोजन वो एक दूसरे से अल्टरनेट स्थिति पे होते हैं। अगर इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु ऊपर की ओर है तो इसमें इधर नीचे की ओर, हर एक के बाद इसमें नीचे की ओर, इसमें ऊपर की ओर, इसमें नीचे की ओर, इसमें ऊपर की ओर, इसमें ऊपर की ओर, इसमें नीचे की ओर। यह है जो हाइड्रोजन है, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सियल हाइड्रोजन। इनमें से भी देखिए कि 3 ऐसे हैं, 1 2 3 जो सेम तल में हैं और 3 ऐसे हैं 1 2 3 जो तीनों ऊपर की ओर हैं। अगर हम लोग बात करें इक्वेटोरियल हाइड्रोजन परमाणुओं की तो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन परमाणुओं को हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं। ये एक हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है,
ये एक हाइड्रोजन परमाणु, ऐसे ही साथ ये एक हाइड्रोजन परमाणु और यह एक हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। इसके साथ यह एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ और इसके साथ यह एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ। तो इस प्रकार ये जो 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं वो कैसी स्थिति में हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन में है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन का जो नौका रूप है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कुर्सी रूप है, उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वह इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ये जो रेड मार्कर से जो बनाए गए हैं वो हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन परमाणु और जो ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किए गए हैं वो हैं एक्सियल हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स में हम लोग एक साथ हाइड्रोजन परमाणुओं को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। ये सारे के सारे हाइड्रोजन एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अगर हम लोग बात करें बॉट फॉर्म की, तो बॉट फॉर्म में जो हाइड्रोजन लिखे जाते हैं वो इस प्रकार लिखे जाते हैं। ये बॉट फॉर्म, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो कुर्सी रूप जो है उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु हैं, या हम लोग कहें कि जो निकटवर्ती कार्बन है उनमें जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो एक दूसरे के साथ सांतरित स्वरूपणीय व्यवस्था के रूप में उपस्थित हैं। साइक्लोहेक्सेन के ये जो स्वरूपण है ये हैं सौहर्ष स्वरूपण, जो कि हम लोग एथेन के लिए पहले लिख रहे थे। कुर्सी रूप जो है उसमें सांतरित स्वरूपण पाया जाता है, इसलिए कुर्सी रूप जो है उसकी स्टेबिलिटी नौका रूप यानी चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी जो है वो बॉट फॉर्म से ज़्यादा होती है। जो चेयर फॉर्म है उसके हाइड्रोजन जो है वो मरोड़ी विकृति से मुक्त होता है, उनमें मरोड़ी विकृति टॉरिजनल स्ट्रेन जो है वो नहीं पाई जाती, यानी कि C1 और C4 के जो कार्बन हैं उनसे जो जुड़े हुए समूह हैं वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी के ऊपर उपस्थित होते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर हम लोग इसको C1 मानते हैं तो इसमें एक ये हाइड्रोजन जो एक्सियल वाला था वह ऊपर की ओर है, ठीक है। तो 2, 3, 4 ये 4 नंबर का कार्बन आ गया। इसमें ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ है? नीचे की ओर है। यहाँ पे ये है जो हाइड्रोजन है वो इस साइड है, तो यहाँ पे ये साइड इस साइड है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पे होते हैं। इनके बीच जो टॉरिजनल स्ट्रेन है वह नहीं पाई जाती है। दूसरा कारण है कि जो कुर्सी रूप है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर हम लोग नौका रूप में देखें तो C1 और C4 के जो कार्बन हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं। जैसे अगर इसको हम लोग 1 माने, 1, 2, 3, 4, तो 4 नंबर और 1 नंबर के जो कार्बन हैं उनके हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं। पास पास आने के कारण इनके बीच प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। प्रतिकर्षण ज़्यादा होने से इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये जो हाइड्रोजन है इनको हम लोग बोलते हैं फ्लैगपॉल हाइड्रोजन परमाणु। फ्लैगपॉल हाइड्रोजन परमाणु। फ्लैगपॉल का मतलब ये ऐसा हो गया कि जो नाव होती है उसके ऊपर जो एक पॉल होता है उसकी तरह ये आपस में एक दूसरे के पास पास दिखाई देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैगपॉल हाइड्रोजन परमाणु। नौका रूप एक्लिप्स्ड फॉर्म है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम है, जबकि बोट फॉर्म जो है वह स्टगर्ड कन्फर्मर है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये जो थे वो दोनों के सौहर्ष प्रक्षेपण सूत्र थे। अगर हम लोग बात करें इनके न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र की, देखिए उससे आप लोगों को थोड़ा
अच्छे से समझ में ज़्यादा आ जाएगा कि यह स्ट्रक्चर जो है वो स्टैगर्ड किस प्रकार है और यह जो है वह एक्लिप्स्ड किस प्रकार है। अगर हम लोग बात करें केवल इतनी सी स्ट्रक्चर की, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो आप लोगों को ऐसे लगेगा कि यह स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें देखिए यहाँ पे एक कार्बन परमाणु है, यहाँ पे इसमें भी ये कार्बन परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये ग्रुप है, यानी कि इन दोनों के बीच जो डाइहेड्रल एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। और हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि सांतरित स्वरूपण जो है उसमें डाइहेड्रल एंगल जो है वह 60 डिग्री के आसपास या 60 डिग्री का होता है। तो यह जो संरचना उससे हम लोग ये पता कर पाएंगे कि जो निकटवर्ती कार्बन है उनसे जुड़े हुए जो समूह हैं वो सांतरित स्वरूपण के पैटर्न के रूप में जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएं, ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं कि हमारे पास यह साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन की यह स्ट्रक्चर है ये वाली, ठीक है। अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो इसका ये चेयर फॉर्म है। इस स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, 1 2 3, ये ऊपर वाले 3 हाइड्रोजन हैं। किस किस की बात हम लोग कर रहे हैं, 1 2 3, ये एक्सियल हाइड्रोजन है ऊपर वाले तीनों, और नीचे भी 3 ऐसे ही हाइड्रोजन परमाणु, एक ये और एक ये भी तीनों हो गए एक्सियल हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। अब देखिए 3 कार्बन ऐसे हैं, 1 2 3, आपको ये स्ट्रक्चर ऐसी दिखेगी। मैं जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कार्बन है ये वाला, ठीक है, ये कार्बन है ये वाला, और ये कार्बन है ये वाला, ठीक है। इनके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन ऊपर की ओर हैं। ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन के हाइड्रोजन हैं। अगर आप लोग इस हाइड्रोजन परमाणु को थोड़ा इस स्ट्रक्चर में, अगर इन दोनों कार्बन परमाणुओं की थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये देखेंगे कि इस बॉन्ड और इस हाइड्रोजन के बीच ये वाला हाइड्रोजन है जो कि एक दूसरे से सांतरित स्थिति पे जुड़े हुए हैं, या ऐसे कहें कि इन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बिल्कुल बीच में ये पीछे वाला हाइड्रोजन है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कुर्सी रूप है उसका, उसमें जुड़े हुए जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो एक दूसरे से सांतरित रूप में जुड़े हुए होते हैं। अगर हम लोग इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करें, ये तो है सोहर्स, अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला इसका ड्रॉ किया जाए तो देखिए हमें क्या करना है कि इस स्ट्रक्चर को, जैसे ये स्ट्रक्चर थी ऐसी, ये कुर्सी रूप है, इसको थोड़ा सा ऐसे उठाएंगे। तो ऐसे उठाने से क्या होगा कि आपको ये जो हाइड्रोजन हैं ये वाले, ये इनकी स्थिति साफ साफ दिखाई देगी। अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन इस कार्बन को ढक लेगा, वैसे ही ये कार्बन जो है वो इस कार्बन को ढक लेगा। आप लोगों को इसकी जो न्यूमैन प्रोजेक्शन की स्थिति है वह आसानी से कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। अगर आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि ये हाइड्रोजन जो है सामने वाला, यह हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को छुपा लेगा, यह हाइड्रोजन जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यह कार्बन जो है वो इस कार्बन को छुपा लेगा और यह कार्बन जो है वो इस कार्बन को छुपा लेगा। और अगर आप देख पाएंगे तो इनके बीच स्टैगर्ड सिचुएशन आसानी से दिखाई दे रही है। ये एक CH2 ग्रुप बचा रह गया और ये दूसरा CH2 ग्रुप बचा रह गया, जिसको हम लोग कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए अगर मैं सबसे पहले इस कार्बन को लिखूं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें जो सामने वाला कार्बन है उसे बिंदु के रूप में लिखना है, तो उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार होगा और एक हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार होगा। ये नीचे वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। इसके साथ जुड़ा हुआ एक CH2 ग्रुप ये वाला, ये ऐसे जुड़ेगा, हम लोग इसे बाद में जोड़ेंगे। जो पीछे वाला हाइड्रोजन कार्बन होता है उसे हम लोग वृत्त की परिधि के रूप में लिखते हैं, यानी ये वाला, ठीक है। इसके साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वह है यह, क्योंकि हम लोग पीछे वाले हाइड्रोजन को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यह हाइड्रोजन जो है वह इस प्रकार है। ये एक स्टैगर्ड सिचुएशन बन रही है, ठीक है। अगर हम लोग इस कार्बन की बात करें
तो देखिएगा यह कार्बन जो है इसको हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक ये इस प्रकार, दूसरा ये इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे जो CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ था ये CH2 ये वाला, जिसको हम लोगों ने हाइड्रोजन के साथ ऐसे लिख दिया है। पीछे वाले कार्बन को हम लोग वृत्त की परिधि के रूप में लिखेंगे। तो इसके साथ जुड़ा हुआ ये जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अब बचा क्या, एक CH2 ग्रुप बचा। तो यहाँ पे यह CH2 ग्रुप कौन सा है, ये CH2 ग्रुप ये पीछे वाला है, और यह जो है वो ये ग्रुप है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग जब सॉहर्स से कुर्सी रूप का न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे तो उससे हमें आसानी से पता चलेगा कि इन हाइड्रोजन के बीच जो थीटा है वह कितना है, 60 डिग्री है। और 60 डिग्री है तो ये कौन सा कन्फर्मेशन है, यह सांतरित कन्फर्मर है जो स्टेबिलिटी में ज़्यादा होता है, किससे, बोट फॉर्म से, ठीक है। अब हम लोग बोट फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन की भी बात कर लेते हैं कि बोट फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। हम लोग अब बात करते हैं बॉट फॉर्म की। देखिए बॉट फॉर्म को अगर हम लोग इसे सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है ये वाले, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे पास आ रहे हैं, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है इनको हम लोग बोल रहे हैं फ्लैग फॉल हाइड्रोजन। इनके बीच दूरी कम और रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण इसकी एनर्जी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी में कमी आ जाती है। यह कार्बन और यह कार्बन जो है इससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन हैं वो एक दूसरे के साथ एक्लिप्स्ड सिचुएशन में जुड़े हुए हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे को आपस में ढक रहे हैं। ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन वाले ये भी एक्लिप्स्ड फॉर्म में है और एक दूसरे को ढक रहे हैं। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपके पास जो स्ट्रक्चर बनी हुई है बोर्ड पे उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यह जो हाइड्रोजन है ये वाले जिनको हम लोगों ने यहाँ लिखा है, ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये हैं फ्लैग फॉल हाइड्रोजन। C1 और C4 पे है, 1 2 3 और 4, यह है C1 और यह है C4, इसके ऊपर ये हाइड्रोजन है। ये है फ्लैग फॉल हाइड्रोजन एक दूसरे से बिल्कुल पास पास आते हुए। ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से जुड़े हुए ये दो हाइड्रोजन और इस कार्बन से जुड़े हुए ये दो हाइड्रोजन जो हैं वो एक दूसरे के पास पास हैं, एक दूसरे से एक्लिप्स्ड सिचुएशन में हैं। यह जो है इसका सॉहर्स रूप है। जब हम लोग इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे तो हम लोग कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री पे इस सिचुएशन पे इस कंपाउंड को रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने पे ये जो ग्रुप्स जो ऐसे थे वो अब ऐसे हो जाएंगे, और आप मुझे लगता है कि अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो हाइड्रोजन हैं ये वाले ये एक दूसरे के सिध में हैं, वैसे ही ये हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे के सिध में हैं। ऐसे ही इधर वाले दो हाइड्रोजन एक दूसरे के सिध में हैं और ये वाले जो हाइड्रोजन हैं वो एक दूसरे के सिध में हैं। हम लोग बोर्ड पे इस स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग इसको रोटेट करें कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो ये जो ऐसी सिचुएशन है अब वो क्या हो जाएगा ऐसे, ठीक है। हम लोग इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि कार्बन और कार्बन कौन से लिखे हैं हमने, ये और ये, ठीक है। ये हमारे सामने आ जाएंगे। सामने वाले कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन हैं उनको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख रहे हैं, ठीक है। इसके साथ इस कार्बन के साथ यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2 और वही इसी के साथ, यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन के साथ ऊपर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो क्या है CH2। जो हमारे सामने आएगा उसको हम लोग एक स्मूथ लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जब स्मूथ लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो सामने वाले जो कार्बन हैं और उनसे जुड़े हुए जो समूह हैं उनको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं पीछे वाले हाइड्रोजन परमाणुओं की, जिनको हम लोग वृत्त की परिधि के ऊपर से लिखेंगे। तो इस बार ये देखिए कि हमारे पास जो ये हाइड्रोजन था इसकी सिध में ही ये हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन था इसी की सिध में ये हाइड्रोजन है। तो हम लोग इन दोनों को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। जब पीछे वाले हाइड्रोजन इस प्रकार से लिखे जाएंगे तो यह जो ग्रुप है इसमें ये हम लोग यहाँ लिख लेते हैं
ये जो CH2 ग्रुप है यह ऐसी सिचुएशन में बनेगा। और इसमें हम लोग आसानी से देख पा रहे हैं कि जो 1 और 2 नंबर पे C1 C2 कार्बन जो है उनसे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो एक दूसरे से एक्लिप्स्ड सिचुएशन में हैं। अगर मैं आपको फिर से ये स्ट्रक्चर दिखाऊं तो आप ये देख पाएंगे अच्छे तरीके से कि हमारे पास जो ग्रुप हैं यह ऊपर वाली स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये हाइड्रोजन ये वाले, ये और ये वाले हाइड्रोजन है, ये नीचे वाले 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन ये वाले पीछे वाले हाइड्रोजन हैं, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे ये नीचे वाले हाइड्रोजन परमाणु हैं, ये दोनों फ्लैगपॉल हाइड्रोजन परमाणु हैं। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को 90 डिग्री पे रोटेट करता हूँ, 90 डिग्री के ऊपर जब रोटेट करूँगा तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगी वह कुछ इस प्रकार होगी। देखिए ये सामने वाले 3 कार्बन है, 1 2 3, जिनको हम लोगों ने यहाँ लिखा है 1 2 3। पीछे वाले कार्बन परमाणु आपको दिखाई नहीं देंगे, पीछे वाले हम लोगों ने नहीं लिखे हैं। इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन्स की अब हम लोग बात करते हैं। देखिए ये एक हाइड्रोजन ये हम लोगों ने यहाँ लिखा, एक हाइड्रोजन ये हम लोगों ने यहाँ ये लिखा, और ये 2 नीचे वाले हाइड्रोजन हम लोगों ने यहाँ लिखे, ठीक है। ये हाइड्रोजन हम लोगों ने CH2 ग्रुप के साथ लिख दिए। अब देखिए इस हाइड्रोजन के बिल्कुल सिद्ध में पीछे वाला हाइड्रोजन है तो हम लोगों ने यहाँ ऐसे लिखा, इस हाइड्रोजन के बिल्कुल सिद्ध में पीछे वाला हाइड्रोजन, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ लिखा। ठीक इसी प्रकार ये सिचुएशन यहाँ पे बन गई। तो इस प्रकार हम लोग ये देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन का जो कुर्सी रूप है उसकी तुलना में जो नौका रूप है उसकी स्टेबिलिटी अपने आप कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह एक ग्रसित स्वरूपणीय रूप है, यह जो है वह एक ग्रसित स्वरूपण रूप है, और यह जो स्ट्रक्चर है वह एक सांतरित स्वरूपणीय रूप है। हम लोग यह भी देखते हैं कि इन दोनों रूपों को आपस में इंटर कन्वर्ट होने के लिए तकरीबन 6 से 7 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। यह एनर्जी जो है वो कमरे के ताप पर आसानी से उपलब्ध होने के कारण ये एक दूसरे में आसानी से रूपांतरित होते रहते हैं। फिर भी अगर लो टेम्परेचर के ऊपर इनकी फ्लिपिंग यानी इंटर कन्वर्जन को अगर हम लोग फ्रीज कर देते हैं तो हमें 2 स्वरूपण इसके प्राप्त होते हैं, जिनमें एक होता है सांतरित स्वरूपण, एक होता है ग्रसित स्वरूपण। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कुर्सी रूप जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और नौका रूप जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है। यह था साइक्लोहेक्सेन का स्वरूपण। इसी के साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।